कृष्णम वंदे जगद्गुरु। मैं डॉक्टर रचना जोशी प्रकाम्य संस्कृत क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रत्ययों के प्रकरण में अब हम स्त्री प्रत्ययों को देखेंगे कि स्त्री प्रत्यय क्या होते हैं। तो स्त्री प्रत्यय क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि जो पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है वो स्त्रीलिंग प्रत्यय होते हैं। ठीक है, उन स्त्रीलिंग प्रत्ययों में सबसे पहले हमारा आता है टाप प्रत्यय। अब टाप प्रत्यय क्या कहता है कि अजाद्यतश टाप, अज आदि तथा रस्व अकारांत शब्दों से स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय होता है। ठीक है, अज आदि तथा रस्व अकारांत। अज आदि से यहाँ अज से अर्थ अच स्वर नहीं दिया है, यहाँ अज आदि कुछ विशेष शब्द हैं, उन शब्दों के साथ में और रस्व अकारांत शब्द होते हैं, तो उनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो विशेष शब्द इसलिए कहें कि इसमें कुछ शब्द जाति विशिष्ट लक्षण से ऐसे शब्द हैं जिसके के अंदर घीप प्रत्यय या घींच प्रत्यय लगा करके भी स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर विशिष्ट अर्थ में विशिष्ट कारणों से यहाँ पर टाप प्रत्यय दिया हुआ है। तो अज आदि के अंदर जो आते हैं उसके अंदर कुछ शब्द आते हैं पर्टिकुलर, उसके अंदर आते हैं अज, एडक, अश्व, चटक, बाल, वत्स, होड़, मंद, विलात, मेघ आदि और भी कई शब्द हैं जिसमें कि अज यानी अंत में आ रहा है उसकी। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो है इसमें स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। साथ ही इसमें क्या होता है, टाप प्रत्यय लगाते हैं जब हम, तो ट और प की जो संज्ञा होती है इत संज्ञा हो जाती है चुटू और हलंत्यम सूत्र से। तो ट और प दोनों की संज्ञा हो गई तो क्या बचेगा हमारे पास में? खाली आशेष बचता है इसमें। अब अकारांत पुल्लिंग शब्द ऐसे, क्योंकि यहाँ अकारांत कह रहा है, रस्व अकारांत, तो अकारांत पुल्लिंग ऐसे अकारांत पुल्लिंग शब्द कि जिसमें हमको पीछे अक दिखाई दे। जब हम उच्चारण करते हैं पुल्लिंग शब्दों का तो उस पुल्लिंग शब्दों में हमको अक दिखाई दे या अक सुनाई दे, तो ऐसे जो होते हैं जो जिसके के अंदर की हम णूल प्रत्यय, गुण प्रत्यय, अकच प्रत्यय का सामान्यतः प्रयोग करते हैं, तो ऐसे प्रत्यय जिनको कि वो इन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं तो वो अक में बदल जाता है ना, तो अक होता है तो उस अक को इक हो जाता है जब हम टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। तो जैसे कि अज आदि का देखते हैं तो अज प्लस टाप अजा, अश्व प्लस टाप अश्वा, चटक प्लस टाप चटका, एटक एडक प्लस टाप एडका, है ना। इस प्रकार से इन शब्दों के साथ में बाल प्लस टाप लगाया बालक बाला बना, है ना। इस प्रकार से इसके शब्द जो है वो बनते हैं इसमें। लेकिन ये क्या कह रहा है यहाँ पे, क्या कहा इसने कि जैसे ऐसे शब्द अकारांत शब्द जिसके के अंदर हमको अक दिखाई देता है तो उस अक को इक हो जाता है जब हम टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बालक प्लस टाप बालक, ल क अक आ रहा है इसमें, तो बालक जो शब्द देखा है तो इसमें जब हम टाप करेंगे तो अक जो है वो इक में बदल जाएगा, तो शब्द क्या बन जाएगा हमारा? बालिका, क्योंकि टाप के अंदर से आशेष बच रहा है। तो बालक से टाप लगाया बालिका, सेवक अक आ रहा है इसमें, टाप लगाया सेविका, लेखक टाप लगाया लेखिका, कारक टाप लगाया कारिका, नायक टाप लगाया नायिका, गायक टाप लगाया हमने गायिका, है ना। इस प्रकार से जो है शब्द वो बनते हैं, यानी कि ई में वो बदल जाते हैं। इसी तरह से एक और इसका नियम आता है, वो क्या बताता है कि द्विगु समास से युक्त कोई शब्द है और उसमें पद पीछे आ रहा है। ठीक है, यानी द्विगु समास क्या होता है आपको पता है, संख्यावाची शब्द जो पहले आता है वहां द्विगु समास होता है। तो संख्यावाची शब्द है उसके बाद में पद शब्द आ रहा है और उस पद के बाद में यदि ऋक शब्द आता है, ऋक मंत्र, और उसके बारे में कहते हैं ऋक, आप जानते हैं ऋक मंत्र होता है ना संहिता के अर्थ में। तो द्विगु समास युक्त यानी कोई संख्यावाची शब्द है, उस संख्यावाची शब्द के बाद में पद शब्द आ रहा है और उसके बाद में यदि ऋक शब्द आ रहा है तो पद का जो अ है उसको दीर्घ हो जाता है, आ हो जाता है वो। ठीक है, टाप प्रत्यय लगा करके, जैसे कि द्विपद प्लस टाप और ऋक। क्योंकि अगर मान लीजिए कि यहां पर ये शब्द है हमारा द्विपदा ऋक, है ना, इसको जब हम विग्रह करेंगे तुम्हारा क्या बनेगा, इसका प्रत्यय लगाएंगे तो द्विपद टाप और ऋक, क्योंकि ऋक बाद में है, पद शब्द है, पद से टाप प्रत्यय लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे द्विपद तो द्विपदा ऋक, त्रिपदा ऋक, चतुष्पदा ऋक, इस प्रकार से शब्द जो है वो इसके अंदर बनते हैं द्विगु समास से युक्त। अब इसके आगे हम दूसरा प्रत्यय देख लेते हैं। अब है चाप प्रत्यय। सूर्याद देवतायाम चाप वाच्य। सूर्याद सूर्य प्रातिपदिक से पुल्लिंग में हो तो देवता स्त्री पत्नी वाच्य होने पर चाप प्रत्यय होता है, यानी कि सूर्य प्रातिपदिक शब्द दे दिया, पर्टिकुलर शब्द दिया उन्होंने सूर्य, तो सूर्य शब्द है पुल्लिंग में है और इसका देवता स्त्री
देवता के अर्थ में, देवता पत्नी के अर्थ में जब हम इसका प्रयोग करते हैं, स्त्रीलिंग प्रत्यय लगाते हैं, तो वहां पर क्या बनेगा, कौन सा शब्द प्रत्यय लगाएंगे हम, चाप प्रत्यय का प्रयोग वहां पर होता है। इसमें च और प की संज्ञा होती है और आशेष रहता है। ठीक है, सामान्यतया इस प्रत्यय युक्त जो स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं उसके अंदर हमको सामान्यतया शब्द के अंत में या देखने को मिलता है। ठीक है, अपवाद हो सकता है लेकिन या देखने को हमको मिलेगा। कहां पर मिलेगा, इस प्रत्यय से युक्त अगर कोई शब्द है, चाप प्रत्यय है तो। अब क्या कह रहा है कि देवता स्त्री होने पर चाप प्रत्यय, और अगर मानुष्य स्त्री है, उस देवता की मनुष्य पत्नी के रूप में अगर हम प्रयोग कर रहे हैं, मानुष्य स्त्री बता रहे हैं, तो वहां पर हम कौन सा प्रत्यय करेंगे, गीप प्रत्यय होता है वहां पर, घी प्रत्यय। यानी कि देवता अर्थ में या देवता की पत्नी के अर्थ में जब हम प्रयोग करेंगे तो वहां पर हम चाप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, और मनुष्य स्त्री के रूप में जब हम दिखाते हैं तो वहां पर हम घीप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं सूर्य शब्द से। जैसे कि उन्होंने बताया कि सूर्य शब्द, सूर्य के साथ में चाप प्रत्यय लगाया, आशेष रहा, सूर्या बना। सूर्या स्त्रीलिंग, सूर्य की दो पत्नियां मानी गई हैं, एक छाया और एक कुंती। ठीक है, तो यहाँ पर छाया जो देवता पत्नी के रूप में मानी जाती है, तो इसके अर्थ में हम यहाँ पर कौन सा प्रत्यय करेंगे, सूर्य के साथ में चाप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। चाप प्रत्यय यहाँ होता है, ये केवल मात्र सामान्यतः ये एक ही उदाहरण हमको सूर्य का देखने को मिलता है, क्योंकि सूर्य प्रातिपदिक का इन्होंने। ठीक है, और सूर्य की जब मानुष्य स्त्री की जब हम बात करते हैं तो सूर्य की मनुष्य पत्नी कौन मानी गई है, कुंती मानी गई है, क्योंकि कुंती पुत्र कर्ण था ना, तो सूर्य का पुत्र था वो, तो इसलिए कुंती को माना जाता है। तो कुंती के जब हम बनाएंगे तो सूर्य प्लस घीप प्रत्यय लगा करके शब्द बनता है, वो बनता है सूर्य, क्योंकि यह का इसके अंदर भ संज्ञा होने से इसका लोप हो जाता है, वो आगे सूत्र है इसमें, तो र बच जाता है, तो सूर्य शब्द इसका बनता है। जो सूर्य शब्द जाता है कुंती के लिए आता है। ये कुंती जो दिखाती वो क्या दिखाती है, सूर्य की मनुष्य पत्नी है ये, इसलिए इसके लिए हम कौन से प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, घीप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि हम सूर्य की देवता पत्नी को दिखाना चाहते हैं, देवता पत्नी के नाम को हम दिखाना चाहते हैं, तो सूर्य के साथ में कौन सा प्रत्यय करेंगे, चाप प्रत्यय करेंगे। तो चाप प्रत्यय करने से सूर्या ये शब्द इसके अंदर बनेगा। इसके अलावा ये तो देवता की बात हो गई एक, लेकिन एक दूसरा नियम और क्या कहता है कि अगर यंग प्रत्ययांत, जिसके के अंदर यंग शंग ये जो कृत प्रत्यय हैं, अगर ये लगे होते हैं, तो इन प्रत्ययों से जो शब्द बनता है प्रातिपदिक, उसके साथ में स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए हम चाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अर्थ में ये सामान्यतया हमको लेप प्रत्यय का अर्थ देता है, करके यानी करके, होकर के, खड़े होकर के, देने पर, इस प्रकार का भूतकालिक अर्थ देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब लेप प्रत्यय की बात करें तो लेप प्रत्यय क्या होता है कि उपसर्ग लगता है, फिर मूल धातु लगती है और फिर लेप प्रत्यय लगता है। ठीक है, उसमें यह अंत में शेष रहता है, वो अव्यय बन जाता है, उसके रूप में चलते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं स्त्रीलिंग शब्द बनाने की बात करेंगे, तो गम धातु है, उसके अंदर यंग प्रत्यय लगा, गम्य शब्द बना। ठीक है, गम्य के अंदर हम चाप प्रत्यय लगाएंगे तो गम्या बनेगा, ये हमारा कौन सा बनेगा, स्त्रीलिंग रूप बनेगा इसका, गम्या। ठीक है, इसी प्रकार से दाय है, यंग प्रत्यय है दाय, दाय में जब चाप प्रत्यय लगाया हमने तो दाया बना। स्था प्रत्यय में शंग प्रत्यय लगाया हमने, स्थाया, स्थाया, तो ये चाप प्रत्यय लगाकर ये शब्द बन रहा हमारा स्थाया। ठीक है, तो इस प्रकार से चाप प्रत्यय जो है वो मूल रूप से सूर्य की देवता पत्नी को दिखाने के लिए चाप प्रत्यय का प्रयोग होता है। लेकिन जब हम सूर्य की मानुष्य पत्नी को दिखाते हैं तो वहां पर हम वीप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा यंग प्रत्यय युक्त, यानी जिसके अंत में यह आ रहा है, यह शेष बचता है उस प्रत्यय में, तो ये यंग और शंग ये जो दो प्रत्यय हैं, इन कृत प्रत्ययों के साथ में इनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम चाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। आगे अगला प्रत्यय हम देख लेते हैं, अब है डाप प्रत्यय, डापू भाभ्याम अन्य तरस्याम। अब ये क्या कह रहा है कि मन और अंत वाले शब्दों से विकल्प से डाप प्रत्यय होता है, यानी कि ऐसे शब्द, ऐसे प्रातिपदिक जिसके कि अंत में मन आ रहा है या अन आ रहा है, ऐसे जो शब्द हैं, ऐसे उन शब्दों से अगर हम प्रत्यय करना चाहें, स्त्रीलिंग प्रत्यय करना चाहें, तो वहां पर कौन सा प्रत्यय किया जाएगा, डाप प्रत्यय करेंगे। ठीक है, इसमें ड और प की संज्ञा हो जाती है, आ इसके अंदर शेष रहता है। अब क्या है कि अब क्या कह रहा है कि विकल्प से बोले इसने, तो विकल्प से होने के कारण जब हम डाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो इसके रूप जो है वो रमा की तरह चलने लग जाएंगे, स्त्रीलिंग बन जाएगा तो रमा की तरह इसके रूप चलेंगे। लेकिन अगर हम विकल्प है ना, अगर विकल्प से अगर हम प्रत्यय नहीं करते हैं डाप, तो इसके रूप कैसे चलेंगे, राजन की तरह इसके रूप चलेंगे। किन शब्दों के चलेंगे कि जिसके अंत में मन या अन आ रहा है, ऐसे जो शब्द हैं वो पर्टिकुलर शब्द रूप में राजन की तरह चलते हैं। लेकिन अगर स्त्रीलिंग शब्द हम बनाते हैं तो उसके लिए हमको डाप प्रत्यय का प्रयोग करना होगा, तो डाप प्रत्यय का प्रयोग करने पर इसके रूप कैसे चलेंगे, रमा की तरह चलेंगे। जैसे कि सीमन शब्द है, अब इसके अंदर मन अंत में आ रहा है ना, ये बोला ना मन अंत वाला, मन इसके अंदर अंत में आ रहा है, अगर हमने डाप प्रत्यय लगाया तो हमारा शब्द बना सीमा।
ठीक है, इसका रूप चलेगा, क्योंकि स्त्रीलिंग बन गया ये, तो इसका रूप चल रहा है सीमा, सीमे सीमा, रमा रमे रमहा, है ना, इस तरह से इसका रूप चलेगा। लेकिन अभाव में, यानी कि अगर हम डाप प्रत्यय नहीं लगाते हैं तो इसका रूप कैसे चलेगा, राजा राजा नो राजा न की तरह इसका रूप चलेगा, सीमा सीमा नो सीमा न, इस तरह से इसका रूप चलेगा। सभी कैसे चलेंगे। अब बहुराजन, ये अन आ रहा है इसके अंदर, तो यहाँ पर डाप प्रत्यय लगाया तो बहुराजा शब्द बनेगा, तो ये स्त्रीलिंग की तरह चलेगा। अगर हमने नहीं लगाया, अभाव रखा, तो बहुराजन ही रहेगा, तो ये राजा की तरह, राजन की तरह चलेगा। इसी तरह से दामन प्लस डाप, दामा, ये स्त्रीलिंग रूप बना है। अगर स्त्रीलिंग रूप नहीं बनाएंगे तो ये दामन ही रहेगा इसके अंदर, तो ये डाप प्रत्यय है। आगे दूसरा प्रत्यय और देखते हैं हम, ये है घीप प्रत्यय, ऋन्यभ्यो घीप। अब क्या कहें, ऋकारांत और नकारांत पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने हेतु घीप प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, यानी कि पर्टिकुलर ये दो शब्द बता दिए कि या तो ऋकारांत होना चाहिए या वो नकारांत होना चाहिए, है ना। तो ऋकारांत और नकारांत अगर पुल्लिंग शब्द हैं तो उनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम कौन से प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, घीप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। घीप में से घ की और प की ईच संज्ञा हो जाती है और ई शेष रहता है, दीर्घ ई रहेगा। ठीक है, ई शेष रहता है। अब क्या कहते हैं कि जब हम बनाते हैं, जब प्रत्यय लगाते हैं तो री को तो अर हो जाएगा, पर्टिकुलर, क्योंकि पर्टिकुलर शब्द है, उस शब्द के साथ में पुल्लिंग शब्द है, और उस पुल्लिंग शब्द के साथ में जब हम ये प्रत्यय करेंगे तो री को अर हो जाएगा। लेकिन अगर अगर ऐसा शब्द है, नकारांत शब्द है, जिसके अंत में न आ रहा है, तो उस न के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। री है तो उसको अर हो जाएगा, लेकिन न है तो उसको कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, इसका उदाहरण जैसे कि कर्तरी प्लस गीप, ये कर्तरी पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, इसके अंदर री आ रहा है ये, तो अगर हम इसको अलग कर रहे हैं, आप देखें तो र पहले आ रहा है, फिर त है। इस शब्दों को जब हम विभाजन करते हैं, वर्ण विभाजन करेंगे, तो करत प्लस री प्लस ई, तो री को क्या हो गया, अर आदेश हुआ, तो करत अर और ई, ये बना घी प्रत्यय से। अब यहाँ पर करत में ये दोनों मिला करके इनकी जब तीनों वर्णों की हम संधि करेंगे, र त और अ की, तो त्र बनेगा, कत्र बना, और र पीछे अ के पीछे भी र आ रहा है, तो ये र जो है वो रेख बन करके इस ई के साथ लगेगा, तो हमारा शब्द क्या बनेगा, कर्त्री। ये आप जनरली स्त्रीलिंग में देखे होंगे कि इस प्रकार का रूप बनता है इसके अंदर। तो ये कैसे बन रहा है कि कर्त्री पुल्लिंग शब्द है, इसमें घी प्रत्यय किया तो री को अर होकर के और एक कर्त्री शब्द बना है। इसी प्रकार से दात्री प्लस घी दात्री, अभिनेत्री प्लस घी अभिनेत्री। ठीक है, तो यानी कि री को अर हो जाता है। लेकिन जब ये कह रहा है कि न के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो जैसे कि गुणिन प्लस घीप, तो इसका बना गुणिनी, क्योंकि दीर्घ है ये, ई बचेगा इसके अंदर, तो गुणिनी। तपस्विन प्लस घीप तपस्विनी, कामिन प्लस घीप कामिनी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इन्होंने क्या कहा कि अगर री होगा तो उसका अर होगा, लेकिन न होता है अंत में, तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके आगे और भी कुछ नियम है इसके, तो उन नियमों को भी हम देख लेते हैं। अगला नियम, अकारांत पुल्लिंग शब्दों और कुछ जातिवाचक शब्दों से ये प्रत्यय होता है। अकारांत पुल्लिंग शब्द बोल रहे हैं यहाँ पे इसने, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में पहले वहां पर उन्होंने क्या कहा कि अकारांत है, लेकिन कुछ जाति विशिष्ट शब्द ऐसे हैं कि इसलिए उन्होंने वहां पे टाप प्रत्यय लगाया था। लेकिन यहाँ पर इससे कह रहा है कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए भी हम करते हैं जातिवाचक शब्द, जैसे नर प्लस गीप नारी, ये जातिवाचक शब्द भी है ना। देव प्लस गीप देवी, गोप प्लस गीप गोपी, तो इनसे हम गीप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। फिर कह रहा है अगला नियम हमारा क्या बोलता है कि द्विगु समास का पद अकारांत हो तब भी गीप प्रत्यय लगाया जाता है। अब यही चीज हमने वहां भी पढ़ी थी, टाप प्रत्यय के अंदर भी पढ़ी थी, कि जहां पे द्विगु समास शांत पद बोला था, लेकिन वहां पर क्या बोला था कि द्विगु शब्द है, यानी द्विगु को संख्यावाचक शब्द लगा हुआ है, उसके बाद में पद शब्द है और उसके बाद में रिक आ रहा है, तब उस द को आ होगा, है ना, ये कहा था। लेकिन यहाँ पर क्या रहा है कि द्विगु समास वाला कोई भी ऐसा पद जिसका कि अंत अकारांत हो रहा है, अकारांत हो रहा है, वो अंत में अ है उसके, तो वहां पर हम गीप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं स्त्रीलिंग बनाने के लिए, जैसे कि त्रिलोक। अब त्रि ये संख्यावाची शब्द है, इसके साथ में लोक आ रहा है, ये अकारांत है ना, तो इसमें गीप लगा करके हम बनाएंगे त्रिलोकी, क्योंकि इसके पीछे वो रिक शब्द नहीं है और पद शब्द भी नहीं है, लोक है ना। अगर पद होता, त्रिपद होता, उसके अंदर रिक होता तो त्रिपदा हो जाता वो, लेकिन यहाँ पर ये लोक है और फिर गीप आया है, तो यहाँ पर त्रिलोकी शब्द बनेगा, पंचवट प्लस गीप पंचवटी। तो इस प्रकार से द्विगु समासांत पद है, अगर अकारांत होता है तो उसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम गीप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। फिर कह रहा है कि आरंभिक आयु वाचक अकारांत शब्द से भी गीप प्रत्यय का प्रयोग होता है, यानी कि प्रारंभिक आयु जब दिखाई जाती है, आयु का मतलब पर्टिकुलर के 6 साल 10 साल ऐसा नहीं, कैसा है, छोटा है, किशोर है, बचपन है ना, ऐसा इस प्रकार से। तो कुमार प्लस गीप कुमारी, कुमारावस्था को दिखाने के लिए, किशोर प्लस गीप किशोरी, है ना, तो इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से मतुप और व्रतुप प्रत्यय,
वाले जो शब्द होते हैं उन शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए भी हम गीप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे भवत, इसमें वत प्रत्यय आ रहा है, वत दिख रहा सामने, तो गीप प्रत्यय लगाया भवती। श्रीमत, मतु प्रत्यय है, गीप प्रत्यय लगाया श्रीमती। इसी प्रकार से गतवती, बुद्धिमती, है ना, इस प्रकार से इसके शब्द जो है वो बनते हैं। इसी इसी के आगे क्षत्रिय प्रत्ययांत, मतु पर वतु के साथ में अगर क्षत्रिय प्रत्ययांत शब्द भी होता है तब भी गीप प्रत्यय लगाते हैं, लेकिन जो क्षत्रिय प्रत्ययांत जो शब्द है उसका अंतिम शब्द है उससे पहले न का आगम हो जाता है। मतु पर वतु में न का आगम नहीं होता है, लेकिन अगर क्षत्रिय प्रत्ययांत शब्द है तो उसके साथ में जब हम अगर गीप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो न का आगम हो जाता है। जैसे कि वदत प्लस गीप, वदत इसमें क्षत्रिय प्रत्यय है बोलते हुए, गीप प्रत्यय लगाएंगे तो त से पहले न आ जाएगा, वदंत ई वदंती। भवत गीप, इसमें क्षत्रिय प्रत्यय, तो इसमें क्या है, वत प्रत्यय, वतु प्रत्यय आ गया, तो यहां पर हमने केवल भवती बनाया, लेकिन यहां पर अगर क्षत्रिय प्रत्यय भवत शब्द के साथ में गीप प्रत्यय लगाया तो भवंती बनेगा। ठीक है, गच्छन्ति, दर्शयन्ति, पश्यन्ति, इस प्रकार के शब्द बनते हैं। तो क्षत्रिय प्रत्ययांत होता है तो उसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए गीप प्रत्यय का प्रयोग करते समय में अंतिम वर्ण जो होता है उससे पहले न का आगम हो जाता है। फिर एक क्या कह रहे हैं कि यह प्रत्याहांत शब्दों से भी हम गीप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, यानी कि यह प्रत्यय अंत में है तो उससे स्त्रीलिंग बनाने के लिए भी हम करते हैं। तो जब हम यह प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो जो पूर्व पद है उस पूर्व पद का पहले वाला जो वर्ण होता है वो दीर्घ हो जाता है, और यह भ संज्ञक होने के कारण यह अगर वह भी होता है तो उसका लोप हो जाता है भ संज्ञा होने से, और लोप होकर के रूप बनता है जैसे कि गर्ग प्लस है ना। अब यहाँ पे यह शेष बचेगा, ये भ संज्ञक होने से इसका तो लोप हो जाएगा, और ये ग का जो अ है ये आ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, तो गार्ग बन जाएगा, गार्गी प्लस गिप गार्गी। हालांकि ये शब्द सिद्धियां होती हैं, ये बहुत अनेक सूत्र वगैरह लगते हैं, बहुत सारी चीजें होती है तब जाकर के पूरा बनता है। यहाँ तो बिल्कुल मैं एक संक्षिप्त में आपको समझा रही हूँ, इसलिए ये चीज बताई है इसमें मैंने। तो गर्ग शब्द यह प्रत्यय, यह भ संज्ञक होने से यह का लोप, अगर वह होता है तो वह का भी लोप हो जाता है, पूर्व अक्षर दीर्घ हो जाता है, गार्ग, गार्गी प्लस गिप गार्गी, ये शब्द बना है। तो इस प्रकार से गीप प्रत्यय का जो है वो प्रयोग स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए होता है। और आगे वाला प्रत्यय अब हम देखते हैं। गीश प्रत्यय कहता है शीत गोरादिभ्यश्च, शीत यानी कि जिसमें से श की इत संज्ञा हो जाती है, वो शीत, शीत और गोर आदि शब्द से घेश प्रत्यय होता है। इसमें ह और श की इत संज्ञा हो जाती है, ई इसके अंदर से शेष रहता है, दीर्घ ई रहता है इसमें। गौरादि यानी कि शब्दों का वह समूह जिसमें गौर सबसे प्रारंभिक शब्द है, ठीक है, आदि शब्द है, सबसे शुरुआत में गौर शब्द आता है, ठीक है, ये इसको गौरादिगण कहते हैं इसको। इसमें गौर, मनुष्य, मत्स्य, हय, गवय, मुकय, ऋष्य, द्रोण, आमलक आदि और भी बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है ना। तो गण के अंदर आते हैं, पठित गण में हमने बहुत पहले भी वीडियो में पढ़े हमने ना। तो इस यानी कि इस समूह के अंदर आने वाले जितने भी शब्द हैं वो सब गौरादिगण कहे जाएंगे। तो ऐसे इन शब्दों के साथ में भी गेश प्रत्यय का प्रयोग होता है जब हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। तो अब जैसे कि नृत्य प्लस शून, शून ये शित श की संज्ञा और ये शित है, तो इसके साथ में शब्द बना हमारा, क्या बना, नर्तक बना। यानी कि नृत्य शब्द में जब हमने शून प्रत्यय लगाया तो नर्तक शब्द बना, लेकिन इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए घेश का प्रयोग करेंगे तो नर्तकी। गौर, घेश, गौरी, ये गौरादिगण के अंदर। मंगल घेश मंगली, आमलक घेश आमलकी। अब व्री प्लस शाकन, ये शीत प्रत्यय हो गया, शाकन प्रत्यय शीत प्रत्यय हुआ, इसको वराग बना, वराग से हम घेश प्रत्यय लगाएंगे तो ये बनेगा वरा की स्त्रीलिंग में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर शीत प्रत्ययांत शब्द है जिसके के अंदर श की संज्ञा हो रही है, तो ऐसे शब्द हो, और गौर आदि समूह के अंदर आने वाले कोई शब्द हैं तो उसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम घेश प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, और उसके अंदर ई शेष रहता है। इसके अलावा एक और नियम कहता है कि रस्व उकारांत, यदि गुणवाची शब्द है, किसी गुण को दिखाने वाला, जिसके अंदर उकारांत आ रहा है वो उकारांत है ना, और उकारांत कैसा, रस्व, दीर्घ नहीं होना चाहिए, रस्व उकारांत है, तो वहां पर भी हम उसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए घिस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। लेकिन सूत्रों से ये बहुत सारी चीजें परिवर्तन हो जाते हैं। तो सामान्यतया इस प्रकार के जब हम स्त्रीलिंग शब्द देखते हैं तो आपको उसके अंदर पीछे वी दिखाई देगा, अंत में ये वी आएगा इसके अंदर। सामान्यतः हमको वी देखेंगे, जैसे कि मृदु प्लस घिश मृदवी हो जाएगा, ठीक है, ये वी दिखेगा आपको। तनु प्लस घिश तन्वी, लघु प्लस घिश लघवी, गुरु प्लस घिश गुरवी, है ना। तो ये वी हमको सामने दिखाएगा। इसका मतलब एक साधारण पहचान की बात अगर हम करें तो ये क्या है कि ये गुणवाची शब्द है, रस्व उकारांत शब्द है, तो इसके अंदर घिश प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ये हमको समझने की बात है। इसके आगे इसी प्रकार तीन प्रत्यय से भिन्न प्रदंत में घेश प्रत्यय का प्रयोग होता है, लेकिन विकल्प से होता है।
तीन प्रत्यय के अलावा, ठीक है, तीन का प्रत्यय नहीं होना चाहिए। तो तीन प्रत्यय से भिन्न प्रदंत में घींच का प्रयोग होता है, लेकिन वो विकल्प से होता है। जैसे कि रात्रि ही शब्द है, इसमें तीन है, लेकिन रात्रि प्लस घींच रात्रि, ये दीर्घ हो जाएगा, है ना। धरणी, धरणी प्लस घींच धरणी। औषधि ही, औषधि प्लस घींच औषधि। अवनी, अवनी प्लस घींच अवनी। ठीक है, इसी के साथ में कुछ ये 12 शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों के साथ में भी इनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम घींच प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। पर्टिकुलर 12 शब्द फिक्स हैं। ये है इंद्र, वरुण, भव, शर्व, रुद्र, मृड, हिम, अरण्य, यव, यवन, मातुल और आचार्य। ठीक है, ये 12 जो शब्द हैं, इन 12 शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम घींच प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। लेकिन घींच प्रत्यय का प्रयोग करने से पहले आनुक का आगम हो जाता है, आनुक वर्ण का। ठीक है, इस आनुक का आगम होता है, तब वो हमारा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग बनता है। जैसे कि इंद्र शब्द है, तो इंद्र के साथ में घींच प्रत्यय लगाने से पहले आनुक का आगम होगा, आन शेष रहता है इसमें, हमारा रूप बनेगा इंद्राणी। ठीक है, इसमें ये वो व्याकरणिक नियमों से न कोण हो जाता है इंद्राणी। वरुण प्लस आनुक प्लस घींच वरुणानी। शर्व प्लस आनुक प्लस घींच शर्वाणी। रुद्र प्लस आनुक प्लस घींच रुद्राणी। हिमानी, अरण्यानी, यवानी, मातुलानी, आचार्यानी, है ना, इस प्रकार से शब्द बनते हैं। तो यहाँ पर जब हम घींच प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, तो घींच प्रत्यय से पहले आनुक का आगम होगा, और आनुक का आगम होने के बाद में स्त्रीलिंग शब्द बनेंगे, लेकिन पर्टिकुलर किसके साथ में, ये जो 12 शब्द दिए हैं, इन्हीं शब्दों के साथ में इस प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब अगला प्रत्यय है हमारा घीन प्रत्यय। श्रांगरवाद्ययो घीन नृ नरयोर वृद्धिश्च। अब क्या कह रहा है कि श्रांग्रव आदि गण में गिने गए शब्दों से तथा अय प्रत्ययांत अकारांत जातिवाचक शब्दों से स्त्री विवक्षा में घीन प्रत्यय होता है। एक तो श्रांग्रवादी गण, यानी कि श्रांग्रवादी में जितने भी दूसरे शब्द आते हैं, उन शब्दों के साथ में, और अय प्रत्ययांत यदि कोई अकारांत शब्द है तो उसके साथ में घीन प्रत्यय का प्रयोग होता है। घ की और न की इत संज्ञा हो जाती है, ई शेष रहता है, दीर्घ ई इसके अंदर से शेष रहता है। अब शांग्रवादी गण में शांग्रव, कापटव, गोकुलव, ब्राह्मण, गौतम, कामंडलेय, ब्राह्मण कृतेय, वात्सायन, मोंजायन आदि शब्द आते हैं। आदि के अंदर और भी दूसरे शब्द इसके अंदर समूह में शामिल हैं। तो ये शब्द सब आते हैं, तो इनके साथ में जब हम इनको स्त्रीलिंग बनाएंगे, स्त्री विवक्षा में जब हम प्रयोग करेंगे इनका, तो इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम कौन से प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, घीन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। और घीन प्रत्यय के अंदर से ई शेष होता है, जैसे सांग्रव प्लस घीन श्रांग्रवी, कापटव प्लस घीन कापटवी, गोकुलवी, ब्राह्मणी, गौतमी, है ना, इस प्रकार से वात्सायनी, मोंजायनी, इस प्रकार से इसके रूप बनेंगे, घीन प्रत्यय इसके अंदर लगेगा। ठीक है, दूसरा ये कह रहा है नृ नर और वृद्धिश्च से, कि नृ और नर ये जो जातिवाचक शब्द हैं, इनसे घीन प्रत्यय लगाया जाता है। और जब नृ और नर जातिवाचक शब्द से जब हम घीन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, तो नृ और नर का जो यानी कि आदि जो शब्द है उसकी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अच की वृद्धि, आदि जो है उसका जैसे कि नृ के अंदर री है, क्योंकि एक ही चीज है, नर के अंदर ये आदि है, न के अंदर अ है ना, ये आदि अ हुआ, तो इस आदि अच की जो क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि होने के बाद में शब्द बनता है केवल ये दो शब्द ही है, नृ और नर। अब जैसे नृ प्लस घींच किया, तो न के अंदर री है, इसको लेके हमने ई किया। अब न की री की गुण होता तो और होता है, वृद्धि होगी तो आर होगा, तो ये आर हुआ और ई बना, तो हमारा शब्द क्या बना, नारी। तो नृ से भी नारी बनता है, और नर शब्द, नर शब्द घींच प्रत्यय लगाया, तो र का जो अ है उसका यस्यति च से लोप होकर के नर बन जाता है। ठीक है, यानी कि अ हट गया तो नर बन गया, और न आदि वृद्धि होगी इस घीन प्रत्यय लगाने से, तो आदि वृद्धि होकर के न का आ बनेगा, नार नारी, ये रूप इसका बनता है। तो इस प्रकार से घीन प्रत्ययों का भी प्रयोग होता है। और इसके आगे जो है हमारा वो प्रत्यय है, एक और स्त्रीलिंग प्रत्यय, वह है हमारा ती, ती। इसमें युनस्ति ही, युवन शब्द से स्त्रीलिंग बनाने में ती का प्रयोग होता है, ती प्रत्यय लगाया जाता है। युवन प्लस ती युवती ही, ये एक ही उदाहरण मिलता है इसमें। ठीक है, युवन शब्द से मिलता है, ती प्रत्यय लगाया जाता है, युवती ही शब्द बनता है। और एक प्रत्यय हमारा आता है उंग प्रत्यय, उंगुतः सूत्र से, इसमें घ की इस संज्ञा हो जाती है, दीर्घ उ शेष रहता है, यानी कि जब हम शब्द बनाते हैं तो अंत में दीर्घ उ आता है, दीर्घ उ होता है वो। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है कि जिसकी उपधा में यकार नहीं हो, ऐसे मनुष्य जातिवाचक उकारांत प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग बनाने हेतु उंग का प्रयोग होता है। यानी कि ऐसा शब्द जिसकी की उपधा में य नहीं है। ठीक है, उपधा किसको कहते हैं,
शब्द से, अंतिम शब्द से पहले वाला जो वर्ण होता है वो उपधा होती है, ठीक है। तो उपधा में यह नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जातिवाचक शब्द है, मनुष्य की जाति दिखा रहा है, तो ऐसे जातिवाचक शब्द से प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं, उसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम उंग का प्रत्यय करते हैं, और उंग का प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो दीर्घ उ के अंदर परिवर्तित हो जाता है। जैसे कुरु, कुरु प्लस उंग, कुरु, ठीक है। ये स्त्रीलिंग का रूप बना। इसी प्रकार से यहाँ पे जातिवाचक कहा है, अब यहाँ पे कह रहा है कि पंगु प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग बनाने में भी हम उंग प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस उंगुतः सूत्र से नहीं करके हम किससे करेंगे, क्योंकि गुणवाचक है, पंगु गुण को दिखा रहा है, तो गुणवाचक शब्द होने से यहाँ पे पुंगोश्च, इस सूत्र से हम स्त्रीलिंग के अर्थ में उंग प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो पंगु, पंगु कहते हैं लंगड़े व्यक्ति को, लेकिन जब लंगड़ी स्त्री के विषय में बात की जाएगी, स्त्रीलिंग बनाया जाएगा, तो वहां पर हम उंग प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, पंगु, लंगड़ी स्त्री बनेगी, दीर्घ हो जाएगा वो। इसी प्रकार से श्वशुर, स्त्री की विवक्षा में हम इसका प्रयोग करेंगे स्त्रीलिंग में, तो श्वश्रु बनेगा उंग प्रत्यय का प्रयोग करके। इसी तरह से उपमानवाचक कोई शब्द पहले आ रहा है और बाद में उरु शब्द आ रहा है ना, कि यानी कि उरु शब्द जंगा के लिए आता है, तो जंगा के लिए जिससे उपमान दी जा रही है वो उपमान शब्द हुआ। तो उपमान शब्द यदि पहले है और बाद में उरु शब्द आ रहा है, तो उसको स्त्रीलिंग बनाने में हम क्या करेंगे, उंग प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। जैसे कर भोरु, ठीक है। अब कर भोरु, कर भो इव उरु यस्या हासा, यहाँ पे जब स्त्रीलिंग किया तो कर भोरु, कर भोरु, कर भो में उंग लगाया तो कर भोरु, ये दीर्घ बनेगा हमारा। और इसी तरह से संज्ञा, किसी नाम में बहु शब्द आ रहा है, उसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए भी हम उंग प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। भद्रबाहु किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो सकता है, तो उस भद्रबाहु, क्योंकि बाहु शब्द पीछे आ रहा है, तो उसमें उंग प्रत्यय लगाएंगे तो भद्रबाहु दीर्घ बनेगा। ये स्त्रीलिंग भद्रबाहु नाम की स्त्री या भद्रबाहु नाम की औरत, ये हम कह सकते हैं इसको। फिर जाल बाहु उंग, जाल बाहु, तो इस प्रकार से उंग प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो आज हमने स्त्रीलिंग प्रत्ययों के बारे में पढ़ा, तो मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास करें, और हम एक नए वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।